सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्स, राइट। हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड इन 2 वीडियोस. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज वीडियोस, जस्ट प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस फर्स्टली. एंड सेकंड सेगमेंट जो हमारा पड़ता है, राइट, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दैट इज द फॉरेस्ट, है ना. अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, राइट, तो फॉरेस्ट के अंदर पहले आता है हमारे पास जो फर्स्ट न्यूज है, दैट वी हैव रिलेटेड टू UNREDD. नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? आपने इसके बारे में स्टैटिक में लिखा होगा, फॉर श्योर आपने लिखा होगा, है ना. अब अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए तो दिस इज अ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम लाइक विच इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द एमिशन ऑन द डिफॉरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. तो विच सिंपली मीन्स दैट कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए देयर इज अ प्रोग्राम जो यूएन के द्वारा लॉन्च करा गया है, विच इज रिलेटेड टू UNREDD, है ना. इसी का एक इसी का एक आपका डेवलप्ड पार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू विच इज REDD प्लस. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देयर इज अ वार्शो फ्रेमवर्क, है ना. 2013 के अंदर इस वार्शो फ्रेमवर्क को UNFCCC के द्वारा बेसिकली अडॉप्ट करा गया था COP19 के अंदर. एंड ये और ज्यादा कुछ नहीं है, इसका इनहेंस्ड फॉर्म की तरह हमको देखने को मिलता है. नाउ अभी हमारे पास न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि UNREDD के द्वारा देयर इज अ रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट विच हैज बीन पब्लिश्ड, जिसका टाइटल क्या है? टाइटल है राइजिंग एम्बिशन एक्सेलरेशन एक्शन टुवर्ड्स इनहेंस द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. आपने NDCs के बारे में सुना होगा, राइट, NDCs के बारे में सुना होगा. आप मुझे बताएंगे कि ये जो NDC वाला कॉन्सेप्ट है ये किस स्कोप के अंदर आया था? जस्ट कमेंट ऑन, जस्ट लेट मी नो दिस पर्टिकुलर थिंग इन कमेंट बॉक्स. ओके, तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की गई है. अगेन टाइटल को एक बार आप देख कर जाए, है ना. तो सिंपली वो क्वेश्चन इट कैन आस्क दैट कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, REDD के द्वारा, है ना. की फाइंडिंग्स क्या है? रिपोर्ट के अंदर क्या निकला? रिपोर्ट के अंदर हमको दिखा कि टॉप 20 कंट्रीज जो हैं उनमें से खाली 8 ऐसी कंट्रीज है जो ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन जिनका हाई रेट है ना, और विच हैज क्वांटिफाइड द टारगेट ऑन द डिफॉरेस्टेशन NDC प्लान. मतलब जिन्होंने NDC के तहत, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत प्लान बेसिकली बनाए हैं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए. दूसरा क्या बोलता है? ऑफ द 11 NDC कंटेन द क्वांटिफाइड टारगेट. NDCs के अंदर अगर हम बात करें किस किस तरीके के टारगेट है, पहली बात एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड टारगेट्स हमारे पास हैं. रिफॉरेस्टेशन हमको करना है. मिटिगेशन द क्लाइमेट चेंज, हमारा जो CO2 एमिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज विच इज अल्टीमेटली जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है, उसको रोकने का प्रयास हमको करना है. डिफॉरेस्टेशन को हमको करना है. तो ये सारे क्या है? हमारे NDC के अंदर आने वाले गोल्स हैं जिनको अचीव करने की बात करता है, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे इसका स्टैटिक पोर्शन, नाउ इट कम्स, जो आपने अपने स्टैटिक नोट्स में लिखा होगा, यू कैन गो थ्रू इट. लेकिन हमने ये देख लिया है कि हाँ, देयर इज अ रिपोर्ट विच इज बीन पब्लिश्ड बाय UNREDD. और इस रिपोर्ट का टाइटल आप याद रख लेंगे. एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या बोलती हैं? नाउ दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स जो हमारे पास हैं, या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, जो हर एक कंट्री को करना है, उनके अचीवमेंट से रिलेटेड है. 11 NDCs की अगर हम बात करें या क्वांटिफाइड गोल्स जो हमारे पास हैं, उनमें से कुछ गोल हमने देख लिए कि रिफॉरेस्टेशन करना है, देन एफॉरेस्टेशन हमारे पास है, देन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज वो हमारे पास है, डिफॉरेस्टेशन को हमको टैकल करना है. तो इतना सब थोड़ा बहुत आप याद रख के चलेंगे, है ना. रिपोर्ट एंड टाइटल कौन पब्लिश करता है, ऐसे कुछ वो पूछ सकता है. कमिंग टू हमारे नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, दैट इज IAF, which simply means that internationally arrangement on forest. Now what is this? तो 19th सेशन हुआ था. किसका हुआ था 19th सेशन? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट. इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलता है, फोरम देखने को मिलता है. तो ध्यान रखिएगा, UNFF नाम का बेसिकली देयर इज अ फोरम विच वर्क्स ऑन सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन एंड अदर कंपोनेंट्स. अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अंडर किसके अंडर में बेसिकली आता है? दैट इज इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट. इसने बेसिकली इसका जो 19th सेशन है उसको फर्दर कंक्लूड करा गया. नाउ ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2017 से लेकर 2030 तक हुआ क्या था? देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट बाय यूनाइटेड नेशन. उसके अंदर ही आता है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल. तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड में व्हाट गोल्स वी हैव, राइट. पहला है हमारे पास, दैट इज रिजर्व द फॉरेस्ट कवर लॉस. जितना भी हमारा फॉरेस्ट कवर है, कंप्लीट कैनोपी है, उसका जो लॉस हो रहा है उसको पहली बात हमको अचीव करना है, उसको कंजर्व करना है, सॉरी. दूसरा, फॉरेस्ट के जो बेनिफिट है और जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के लिए जो बेनिफिट है उसको बेसिकली हमको क्या करना है? इंप्रूव करना है. थर्ड, जो हमारे पास ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है
दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, राइट, तो इनसे रिलेटेड है। फोर्थ हमको दिख रहा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है। फिफ्थ दैट वी हैव प्रमोट द इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे हमारे देश के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 हमारे पास है, तो उसी तरीके से जो दूसरी कंट्रीज के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे गवर्नेंस से रिलेटेड या गवर्नेंस का जो कंपोनेंट है उसको इंप्रूव करना है, प्रमोट करना है। कोऑपरेटिव एंड वर्क अक्रॉस द सेक्टर्स, मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं उनके में कोऑपरेशन को हमको क्या करना है, डेवलप करना है। नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज ऑफ UNFF19, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, फोरम हमारे पास है, तो इसका 19 जो मीटिंग हुई थी उसकी क्या की फाइंडिंग्स है। पहली बात उसने बोला कि वर्ल्ड जो है वो ऑफ ट्रैक चल रहा है, जो GFG गोल्स हैं, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स जो हैं जिनको 2030 तक हमको अचीव करना है, ऑन द लाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हमको 2030 तक अचीव करना है। तो हमको ये दिख रहा है कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट गोल जो है अकॉर्डिंग टू दिस UNFF फोरम के द्वारा जो बेसिकली बताया गया, बोला गया ये ऑफ ट्रैक चल रहा है, जितना माना गया था, जितना बताया गया था उतना हो नहीं पा रहा है। दूसरा बेसिकली क्या बोलता है, मेंबर रीअफर्म दैट द UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030 तक का, तो बेसिकली ऐसा बोला गया है कि भाई वापस से मेंबर्स को इसमें देखना पड़ेगा, है ना, व्हाट दे कैन डू बेटर। अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट चीजें यहां पर रखी, राइट, फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है पास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक अप्रोच से ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिला। तो इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंस्टांस हमको देखने को मिला है दैट ओवरऑल लास्ट 10 ईयर, एक डिकेड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर फॉरेस्ट कवर, ओवरऑल फॉरेस्ट कवर हमारे देश के अंदर टोटल बड़ा है। तो इंडिया की तरफ से क्या कोई पॉजिटिव इंस्टांस देखने को मिल रहा है? यस, इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव इंस्टांस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कमिंग टू हमारा दूसरा टोटल फॉरेस्ट कवर अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर लगभग 24.62% टोटल का फॉरेस्ट कवर हमारे देश के अंदर बड़ा है ना। तो एंड 17 ऐसे स्टेट है जहां पर 33% से ज्यादा जो एरिया है नाउ इट हैज कम अंडर दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट। तो इंडिया का बेसिकली ऐसा कुछ इंस्टांस हमको देखने को मिल रहा है कि हाँ वी आर डूइंग गुड। तो यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक कुछ हमको पोर्शन दे रखा है, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, ये स्टैटिक में आपने लिखा होगा, हालांकि ये है क्या बेसिकली 2000 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। ये सक्सेसर है, मतलब इसने किसको टेक ओवर करा है, दैट इज सक्सेसर टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट, जो 1997 तक चला, 1995 से 1997 तक चला। देन उसके बाद ईयर 2000 में इसी को बेसिकली सरपास करा किसने, IAF ने। एंड दूसरा बेसिकली हमारे पास था इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो इन दोनों को बेसिकली सरपास करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली हमको पता है कि मैनेजमेंट करना है, कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमको ध्यान देना है ना। फॉरेस्ट और उससे जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हर एक जो कंट्री ट्राई कर रही है किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाया जाए, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को कम करा जाए, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाया जाए, अपना कार्बन एमिशन को रिड्यूस करा जाए, और यही जो फॉरेस्ट है उन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप इसमें हमको देखने को मिलता है, राइट। देन कमिंग टू हमारा नेक्स्ट सेगमेंट विच इज, इसमें 5 कंपोनेंट इसके हैं, यू कैन गो थ्रू दीज कंपोनेंट, अल्टीमेटली कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, है ना। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट सेगमेंट विच इज रिलेटेड टू मैनग्रोव कंजर्वेशन। मैनग्रोव की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि भाई वेटलैंड यहाँ पर हमारे न्यूज में आ जाएंगे, वेटलैंड अगेन आपका जो है दिमाग में आ जाना चाहिए। तो IUCN के रेड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या है बेसिकली इंडिकेट करता है, बोल रहे हैं कि 50% ऑफ टोटल इकोसिस्टम दैट हैज बीन क्लासिफाइड अंडर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली वल्नरेबल। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IUCN के रेड लिस्ट के तहत जो 50% ऑफ टोटल मैनग्रोव हैं, राइट, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 50% ऑफ टोटल मैनग्रोव नाउ इट हैज कम अंडर, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ प्रॉब्लम, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, या फिर बहुत ज्यादा जहां पे प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो सकती है, तो उनको क्लासिफाई करा है या तो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम को देखने को मिल रहा है मैनग्रोव से रिलेटेड। आपको ये पता होगा कि मैनग्रोव हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, राइट। तो क्या बोलता है IUCN के रेड लिस्ट बोलता है दैट इज 36 रीजन है अक्रॉस 44 कंट्रीज जहां पर मैनग्रोव इकोसिस्टम प्रॉब्लम में है, खतरे में है, राइट। तो अगर हम बात करें तो इनमें से जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, राइट, तो हमको ये पता है कि क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, ये आपको याद होगा। आप मुझे बताएंगे किस कॉप के अंदर बेसिकली इसको लाया गया था, या ये किस कॉप के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो वो बात करता है आपका CBD के, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं वो सारे इंडिकेटर हमको फेल होते हुए दिख रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ये सारे मैनग्रोव दे आर अंडर थ्रेट।
इनका थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है। मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करते हैं, साउथ इंडिया में हमको देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में है, मालदीव्स है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में हमको देखने को मिल रहा है, वहां पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है मैंग्रोव का, तो अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ इलाका है वहां पे हमको देखने को मिल रहा है, वहां पे लीज कंसर्न की स्थिति में है, इसका मतलब बहुत अच्छे कैटेगरी में, राइट। लीज कंसर्न का मतलब बहुत अच्छा है वहां पे। तो हमारे देश के अंदर अंडमान निकोबार एंड बे ऑफ बंगाल की अगर मैंग्रोव की बात करें, बे ऑफ बंगाल में मैंग्रोव सुंदरबन से एसोसिएटेड, तो अगर वहां पे हम बात कर रहे हैं तो वहां पे लीज कंसर्न है। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें वहां पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट इंडिया में कहां मिल रहे हैं, तो रन ऑफ कच्छ के आसपास का जो मैंग्रोव है वहां पे वल्नरेबल स्थिति चल रही है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट। मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करते हैं, कौन कौन से सर्विसेज ये हमको प्रोवाइड करते हैं, तो हमको पता है कि भाई प्राइमरीली मैंग्रोव हमको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट कोस्ट में, जहां पे 15% अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ वर्ल्ड कोस्ट लाइन में हमको देखने को मिल रहा है कि भाई मैंग्रोव एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली बात कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, लगभग 11 बिलियन टन कार्बन को क्या करते हैं ये लोग, कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह हमारे काम में आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंट्री के अंदर कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, वहां पर मैंग्रोव अगर अच्छे खासे अमाउंट में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर कार्बन एमिशन को क्या कर सकते हैं, वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं अगर मैंग्रोव वहां पर है, राइट। तो इस तरीके से हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड ये हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो ये सब आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ चुके होंगे, राइट। तो ये सब हम स्टैटिक पोर्शन में ही पढ़ते हैं ये सारी चीजें, राइट। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, तो इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इंडिया के इनिशिएटिव है, पहली बात मिस्ट्री नाम का इनिशिएटिव आपने सुना होगा। तो मिस्ट्री इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये है क्या मिस्ट्री, मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम, राइट। तो इससे रिलेटेड है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं हमको जो शोरलाइन पे हमारे जो मैंग्रोव्स मौजूद हैं, है ना, उनको बचाना है, और कहीं ना कहीं टेंजेबल इनकम, टेंजेबल इनकम का मतलब क्या है, द विजिबल इनकम, जो हम वहां से ले सकते हैं उसको हमको जो है इंक्रीज कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मिस्ट्री इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा गया था। सेकंड, अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, तो ये एक इनिशिएटिव है ना। थर्ड इनिशिएटिव की बात करें, दैट इज मैंग्रोव, मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम या WWF, जो बेसिकली हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो हमारे पास है, तो इंडिया हैज एंजॉयड दैट द सिटीजन इन द 9 कोस्टल स्टेट्स ऑन द मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कोरल रीफ को बचाने से रिलेटेड हमारा एक नेशनल डिटरमाइंड गोल हमको देखने को मिलता है ना, विच इज अगेन इन द ऑन द वर्ज ऑफ सेविंग दीज मैनग्रोव्स एज वेल। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, तो मैनग्रोव ब्रेक थ्रू हमको देखने को मिलता है कि COP27 में जो शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर हुई थी, वहां पर ऐसा कुछ चल रहा है कि हाँ, ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस एक बनता हुआ में दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैनग्रोव अगर न्यूज में है तो ये आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग COP। तो शर्म अल शेख में जो 20 COP27 के अंदर जो बेसिकली जो COP हुआ था इजिप्ट के अंदर, वहां पर हमको देखने को मिला कि ऐसा कुछ अलायंस हमारा बन रहा है विच इज रिलेटेड टू मैनग्रोव। देन दूसरा, 15 मिलियन हेक्टेयर का जो मैनग्रोव का इलाका है 2030 तक, है ना, दैट अंडरपिन्ड बाय द $4 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो मैनग्रोव को बचाने के लिए लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर का इलाके को बचाने के लिए, विच इज मैनग्रोव कवर्ड, उसको बचाने के लिए एक $4 बिलियन का बेसिकली फंड फाइनेंस या फंड या हमको फाइनेंस देखने को मिलता है। तो दीज वर द मेजर न्यूज रिलेटेड टू हमारा फॉरेस्ट, है ना। नाउ कमिंग टू दूसरे जो हमारे न्यूज हैं, छोटे मोटे जो न्यूज हमको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। नाउ क्या है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी exempted the survey involving the drilling and filling up 100 trees for the hydro and other developmental project in the forest areas। सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भैया जहां पर ड्रिलिंग है, जहां पर फिलिंग है लगभग 100 ट्रीज की, है ना, तो उन सारी चीजों को क्या करा हुआ, सर्वे ने इस चीज को एग्जम्प्ट करा कि भाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन सारे इलाकों में जो है नहीं रन किया जा सकता। ये सारी चीजें हैं कि हाँ, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ऐसा कुछ चल रहा है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अगेन न्यूज में आई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980s, और हमको पता है कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, जो डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड है उसको क्या करती है, अप्रूव करती है। और नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर अप्रूवल चाहिए तो हमको यही कमेटी के थ्रू क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसने अभी एग्जम्प्ट करा हुआ है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो दीज कंपनीज और दीज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट है या दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनको एग्जाम्प्ट कराया अभी, तो यहीं से बेसिकली हमको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो ये असेस करता है लैंड रिक्विजिट वैलिडिटी, मतलब
कितने दिन तक बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वैलिड, एंड इवेल्युएट करता है कि भाई जो मिनिमाइजेशन प्लान है, और कंसिडर करता है कहीं ना कहीं पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकता है, विच सिंपली मीन्स दैट कि ये देखता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैनग्रोव्स को या अदरवाइज जो बेसिकली दूसरे फॉरेस्ट हमारे पास हैं, ठीक है। तो वहां पर इन सब चीज़ों का लेखा जोखा करना या उनको असेस करना, एनालाइज करना, ये सब काम किसका है, हमारा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का है। रोल क्या है, पहली बात, इसका जो बेसिकली जितने सारे रिकमेंडेशन है दे आर एडवाइजरी इन नेचर, दैट इज ऑल, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है ना। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम रीफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई सेक्रेटरी ऑफ CBD दैट इज कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्होंने 10th एनिवर्सरी बेसिकली मनाई है किसकी, FERI, विच इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, दैट इज व्हाट फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इज। तो पहली बात, दिस इज अ पार्टनरशिप विच वॉज बीइंग लॉन्च्ड बाय हमारे देश के अंदर जो CBD है ना, कन्जर्वेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कोरियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके बीच में पार्टनरशिप की तरह हमको दिखता है ये इनिशिएटिव। दूसरी बात, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, द सेक्रेटरीट ऑफ CBD, राइट, इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तीसरी अगर हम बात करें तो भाई इसमें है क्या चीज, लाइक ये डेजिग्नेट करेंगे, असिस्ट डेजिग्नेटेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन द ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द नेशनल टारगेट एंड प्लान, हेल्प करने डेवलपिंग कंट्रीज को कि जिस तरीके उन्होंने प्लान बना रखे हैं रिलेटेड टू हमारे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहली बात उनको हेल्प करना है इन द लाइन ऑफ अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट नंबर 14, 5, 14 एंड 15, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट ये क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का अगर हमको दिखता है तो सपोर्ट कहां से ले रहे हैं, दैट इज अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहां से दे ड्रॉ द सपोर्ट। FERI इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव इट्स स्टैटिक पोर्शन, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट, कमिंग टू हमारा नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन प्लान, NRP चलाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नाउ तो इन्होंने बेसिकली अप्रूव कर दिया है, ये सबसे पहला NRP हमको देखने को मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन प्लान दिख रहा है कि नेचर को किस तरीके से रिस्टोर करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्या बोलते हैं, द कंटेंट वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई 2050 तक ऐसा कुछ करना है कि जीरो नेट एमिशन को इनके टारगेट है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन ग्रीन डील जिसका एम क्या है, इसी के तहत ये सारी चीजें हो रही है, जिसका एम ये है कि 2050 तक नेट जीरो हमको हो जाना है, कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर देना है, ऐसा कुछ इनका टारगेट है। तो इसीलिए इन्होंने क्या लॉन्च करा हुआ है, दैट इज यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन प्लान, इसी लाइन पर करा हुआ है, बस इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो पहली बात ये क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है ना, ये सारे ही यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होगा कि ये जो रिस्टोरेशन प्लान है इसको अच्छी तरीके से बेसिकली दे विल इंप्लीमेंट। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इट्स सीक टू रिकवर एटलीस्ट 20% ऑफ यूरोपियन लैंड और सी, उसको रिस्टोर करना है 2030 तक, और पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर कर लेना है 2050 तक, जहां जहां पे जरूरत है। तो ऐसा कुछ मामला इस पे चल रहा है। फोकस एरिया कौन कौन से हैं, वेटलैंड हमको दिख रहे हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं, एंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो नेशनल रिस्टोरेशन प्लान चल रहा है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, है ना, आई वुड से, बट हाँ एक वन लाइनर में आ जाएगा तो याद रखने की जरूरत आपको है ही, इनको नोट डाउन आप करते हुए चलेंगे। लास्टली अगर हम बात करते हैं हमारे फॉरेस्ट वाला जो पोर्शन है, दैट इज यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। नाउ व्हाट डज इट से, तो यूरोपियन कमीशन की अगर हम बात करें तो उसने प्रपोज करा हुआ है प्रपोज टू एक्सटेंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ EUDR। तो ये है कि एक्चुअली अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, तो डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए EUDR को लाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। पहली बात तो ये सारे इसके अंदर है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, ये वेरीफाई करेगा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन कहां से है, विच सिंपली मीन्स दैट अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई प्रोडक्ट एंटर भी कर रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, तो अगर वो फॉरेस्ट का इलीगल इंपोर्ट है या फॉरेस्ट को हार्म करके ऐसा कुछ इसके अंदर लाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करा जा रहा है, एंड अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन उस पर बैन लगा देगा उसके इंपोर्ट पर, तो ऐसा कुछ मामला यहाँ पर है, इसको भी वेरीफाई इन्हें करना ही है। दूसरे अगर हम बात करें तो इट एम्स टू इंश्योर दैट की गुड्स प्लेस्ड इन द यूरोपियन मार्केट विल नो लॉन्गर टू कंट्रीब्यूट द डिफॉरेस्टेशन। तो वही मैंने जो आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन को या फिर फॉरेस्ट को हार्म कर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, उसका इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन विल नॉट डू, इट इज नॉट गोइंग टू प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ सच एंड सच एक्टिव गुड्स और सर्विसेज, है ना, जो भी वो सारी चीजें हैं।
तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, उसका इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन नहीं करेगा। तो दैट इज नथिंग बट द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन विच वाज ब्रॉट बाय यूरोपियन यूनियन अर्लियर, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें जैसे हमको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने मिले, जैसे पाम ऑयल है, सोया है, देन कमिंग टू हमारा बीफ, देन कोकोआ, देन टिम्बर। तो ये सारी चीज़ों पर ये अप्लाई होता है। इनको एक्सपोर्ट या इनको इंपोर्ट बेसिकली करना रिस्ट्रिक्टेड है अंडर सर्टेन रेगुलेशंस, ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे। इट विल एक्ट एज अ बैरियर टू द कंट्रीज, एक्सपोर्ट जो करती है यूरोपियन यूनियन को, उनमें एक बैरियर की तरह काम करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड यूरोपियन यूनियन का ये स्टेप हमको देखने को मिला, राइट। देन लास्ट वाला हमारा जो बेसिकली आता है, जो नेक्स्ट सेगमेंट है, विच इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, कोस्टलाइन एंड ओशंस। अब इसको हम लोग प्रॉपरली करने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए, ये जो सेगमेंट है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला सेगमेंट है, यहाँ से हमको जो क्वेश्चन मिलते हैं दे आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विच इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, वो इसके बाद वाले सीरीज में हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग शुरू करेंगे एज सुन एज वी विल कंप्लीट अवर दिस बायोडाइवर्सिटी पोर्शन। देन उसके बाद वहां से आप देखेंगे कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने की संभावना वहां से होती है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर इन सारी वीडियोस को अब एक सीरीज से देखिए, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं समझ में आई, जस्ट लेट मी नो दैट थिंग इन कमेंट बॉक्स। मैं वापस से उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको वहीं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अदरवाइज मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप वहाँ मुझसे इन सारे कुछ सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।